आप देख रहे हैं TV10 TV10 ये खुशामदीद। आज आप देख रहे हैं एक तहकीकाती रिपोर्ट जो हालिया इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बारे में है जो पेश आया रमज़ान के आखिरी अय्याम में PIA की इस फ्लाइट में जिन लोगों ने जाम शहादत नोश किया। हम तमाम शुहदा के वरसा और पसमानदगान के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको मुश्किल की इस घड़ी में सब्र जमील अता करे। आज की ये तहकीकाती रिपोर्ट तैयारे के हादसे के बारे में है जिसके बारे में बहुत सी कियास आराइयाँ और बहुत से मफरूज़े जन्म ले रहे हैं और हर गुजरने वाले सेकंड के साथ एक नई थ्योरी पेश कर दी जाती है। लेकिन आज आपको ये भी बताएगा कि दर हकीकत जहाज के साथ हुआ क्या था और ये मालूमात सिर्फ कियास आराइयों या मफरूजात पर मुश्तमिल नहीं बल्कि आप देखेंगे कि इन सब का ताल्लुक अब तक के मौजूद तमाम शवाहिद के साथ जोड़ने के बाद हकीकत पर मबनी है। एयरबस A320 एक 15 साल पुराना तैयारा था जो PIA की अपनी मलकियत नहीं था। ये तैयारा आयरलैंड और अमेरिका की एक मुश्तरका कंपनी GE कैपिटल एविएशन सर्विसेज का PIA को लीज पर फराहम करदा तैयारा था। ये तैयारा 31 अक्टूबर 2014 को PIA के फ्लीट में शामिल किया गया। इससे पहले ये तैयारा चाइनीज ईस्टर्न एयरलाइंस के इस्तेमाल में था। इस तैयारे के दोनों इंजन फरवरी और मई 2019 में तब्दील किए गए थे। इस तैयारे के लैंडिंग गियर्स अक्टूबर 2014 में नए डाले गए थे जिनकी उम्र 10 साल होती है। जी व्यूअर्स, तो अब इस एनिमेशन की मदद से हम ये देखते हैं कि PIA का तैयारा जब अपनी पहली अप्रोच के दौरान कराची के हवाई अड्डे की जानिब बढ़ रहा था तो ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी वो शख्स जो एयरपोर्ट पर एक ऊंचे टावर के अंदर बैठा हुआ तमाम हवाई ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके और पायलट के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई अब सुनिए। तैयारे के पायलट या को पायलट जो भी कम्युनिकेशन कर रहा था तैयारे और जमीनी टावर के साथ, उसने ये आगाह किया कि हम बहुत सहूलत से हैं, वी आर कंफर्टेबल, वी कैन मेक इट इंशाल्लाह। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसके तहत पायलट ने आगाह किया कि हम आरामदेह हैं और हम बड़े आराम से तैयारा जमीन पर उतार लेंगे। यहाँ पे नोटिस कीजिए पायलट ने इस बारे में किसी किस्म की कोई इतला नहीं दी कि तैयारे के लैंडिंग सिस्टम, लैंडिंग गियर्स या उसके पहियों के साथ किसी किस्म की कोई तकनीकी दुश्वारी है। अभी पायलट की अगली गुफ्तगू सुनिए जिससे इस बात की तस्दीक हो जाती है। यहाँ पे पायलट ने वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बहुत आरामदेह हैं और इस वक्त 35,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद हैं और उनके पैगाम का अगला हिस्सा ये है कि वो ILS यानी इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम के साथ मुंसलिक हो चुके हैं। ILS क्या होता है? ये खास किस्म का निज़ाम है जो दुनिया के जदीद तरीन एयरपोर्ट्स पर नस्ब किया जाता है। पाकिस्तान में ये निज़ाम सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स पर नस्ब है, एक कराची एयरपोर्ट पर और एक लाहौर एयरपोर्ट पर। इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम यानी ILS की मदद से एक तैयारे को लैंड करवाना पायलट के लिए बहुत आसान होता है क्योंकि तैयारे का मवासलाती निज़ाम ILS सिस्टम से हदायत मौसूल करता है और अपनी रफ्तार और ऊंचाई बहुत ही नपे-तुले अंदाज में तब्दील करते हुए जहाज को बहिफाजत जमीन पर उतार लेता है। लेकिन इस बयान के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट मौजूद है, एक तकनीकी गलती है और वो गलती ये है कि रनवे से सिर्फ 5 मील के फासले पर इस तैयारे के कप्तान के मुताबिक ये तैयारा ILS अप्रोच के लिए अपने आप को तैयार कर चुका था, जबकि रनवे से 5 मील पीछे ILS अप्रोच के लिए उसकी हाइट या उसकी ऊंचाई 1500 से 1600 फीट होनी चाहिए। इसको तकनीकी जुबान में ग्लाइड स्लोप कहा जाता है और इसी बात की निशानदही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अगले बयान में की गई है। इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इस बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये तैयारा ILS अप्रोच रनवे 25L 25L पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने में नाकाम है, जबकि पायलट ने इस बात पर दूसरी मर्तबा इसरार किया और आप पायलट के अल्फाज को और उनके लहजे को दोबारा गौर से सुनिए जो इस बात पर थोड़ा सा बरहम भी महसूस हुए और उन्होंने दोबारा ये बात कही और उनके लहजे में जोर देने का अंदाज था कि सर वी आर एस्टैब्लिश्ड ऑन
ILS-25L. इसका मतलब ये है कि पायलट कह रहा है कि जहाज अपने आप को ग्लाइड स्लोप जो 1500 से 1600 फीट की बुलंदी पर होनी चाहिए थी, रनवे से 5 मील पहले वो एस्टेब्लिश की जा चुकी है, जबकि तकनीकी बुनियादों के ऊपर टेक्निकल बेसिस पे ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। ये जो डेटा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ्लाइट डेटा है जो फ्लाइट रेडार की वेबसाइट से लिया गया है। इसमें बहुत वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जब तैयारा कराची की अप्रोच के लिए पहुंच रहा था, उस वक्त तैयारे की बुलंदी ज्यादा थी। ये वक्त है 2:30 का और तैयारा उस वक्त रनवे से 15 नॉटिकल माइल पीछे था। SOPs के मुताबिक 15 नॉटिकल माइल के फासले पर तैयारे की बुलंदी 7000 फुट होनी चाहिए थी। इस मुकाम पर ATC ने अपनी पहली वार्निंग जारी की और पायलट को आगाह किया कि आपकी बुलंदी बहुत ज्यादा है, जिसके जवाब में पायलट ने कहा कि वो मुतमईन है। ATC की जानिब से दूसरी वार्निंग पायलट को तब दी गई जब तैयारा 7000 फुट की बुलंदी पर था, जबकि हवाबाजी के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक तैयारे को उस वक्त 3000 फुट की बुलंदी पर होना चाहिए था। और ATC की जानिब से तीसरी वार्निंग तब दी गई जब तैयारा 3500 फुट की बुलंदी पर था, जबकि SOPs के मुताबिक असूली तौर पर तैयारे को उस वक्त 1500 फुट की बुलंदी पर होना चाहिए था। इसका मतलब तैयारा अपने डेजिग्नेटेड फ्लाइट पाथ यानी असूली तौर पर तय किए गए हवाई रास्ते से बहुत ऊंचा था। ATC की वार्निंग के जवाब में पायलट ने वाज़ेह तौर पर यहाँ ये बयान किया कि ही इज कंफर्टेबल, यानी उसने ATC की इन तीनों वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया और अपने लैंडिंग प्रोसीजर को जारी रखा। इस अगले ग्राफ में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जब तैयारे की बुलंदी 10,000 फुट थी, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक उस वक्त उसकी बुलंदी उससे कहीं कम होनी चाहिए थी। इस गलती का इजाला करने के लिए पायलट ने जहाज को बहुत तेज रफ्तारी से नीचे जमीन की तरफ मोड़ा, जिसकी वजह से जहाज की एयर स्पीड यानी जहाज की रफ्तार बहुत तेज हो गई। जहाज की बुलंदी के कम होने की शरह को रेट ऑफ डिसेंट कहा जाता है। इस मुकाम पर इस तैयारे का रेट ऑफ डिसेंट मुकाबलतन बहुत कम होना चाहिए था, लेकिन ये रेट ऑफ डिसेंट बहुत ज्यादा था। इस इंतहाई तेज रफ्तार डिसेंट रेट यानी बुलंदी कम करने की शरह की वजह से तैयारे की रफ्तार बहुत तेज थी और तैयारे के सेफ्टी मैकेनिज्म ने लैंडिंग गियर का लेवर नीचे करने के बावजूद लैंडिंग गियर नहीं खोले। जहाज रनवे से इस फासले के ऊपर जिस ऊंचाई पर उड़ रहा था वो उससे कहीं ज्यादा थी जहां पे दर हकीकत उसको होना चाहिए था। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से आने वाला अगला पैगाम सुनिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने वाज़ेह तौर पर यह पायलट को आगाह किया कि आप जमीन को छूने से सिर्फ 5 मील पीछे हैं, यानी रनवे आपसे 5 मील आगे है और आपकी बुलंदी 3500 फुट से ज्यादा है। जाहिर है कि एक इंतहाई तजर्बाकार पायलट इस बात का मतलब बखूबी समझता है 5 मील पीछे उसकी बुलंदी क्या होनी चाहिए, और अगर उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस बारे में आगाह करे तो ये बुलंदी इतनी ज्यादा थी कि पायलट को इसी मुकाम पर यह फैसला कर लेना चाहिए था कि उसको इस अप्रोच के लिए दोबारा वापस आना है और टच डाउन नहीं करना। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने असूल के मुताबिक उनके लिए रनवे क्लियर करार दिया और उनको आगाह किया कि रनवे उनके लिए तैयार है। आगे सुनिए। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये पैगाम दिया, रॉजर 8303 मींस रॉजर का मतलब होता है राइट, यस, यानी हमने आपका ये पैगाम मौसूल कर लिया। इसका मतलब पायलट ने वाज़ेह तौर पर इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया कि जहाज की बुलंदी बहुत ज्यादा है और जाहिर है जहाज की बुलंदी बहुत ज्यादा होने की बिना पे उसकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ बढ़ते हैं, हम ऊंचाई की जानिब जाते हैं, हवा की कसाफत कम होती चली जाती है, एयर रेजिस्टेंस कम हो जाती है और जहाज की स्पीड ज्यादा होती चली जाती है। इसीलिए जहाज ज्यादा बुलंदी पर अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी नॉर्मल सफर जमीन से तकरीबन 10 किलोमीटर की बुलंदी पर होता है। अभी आप अपनी तवज्जो एक इंतहाई अहम सुराग की जानिब मबजूल कीजिए जिसकी निशानदेही मैं करने वाला हूँ। अभी इस एनिमेटेड वीडियो का मैं वो हिस्सा दोबारा चलाऊंगा। याद रखिए ये वीडियो एनिमेटेड है, लेकिन ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट की गुफ्तगू है ये हकीकी गुफ्तगू है, यानी दर हकीकत हादसे से पहले जो गुफ्तगू पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान हुई ये वो ओरिजिनल हकीकी गुफ्तगू है। इस गुफ्तगू के दौरान जिसमें के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें पायलट ने रॉजर कहा, अब आप उसको दोबारा सुनिए और उसकी बैकग्राउंड में कॉकपिट के अंदर आती हुई एक मखसूस सायरन की आवाज पर गौर कीजिए। ये मखसूस सायरन की आवाज
ڈنگ 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 اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جہاز کا سسٹم کسی ایسی بے قاعدگی کی جانب اشارہ کر رہا تھا جو جہاز کے کمپیوٹر کنٹرولز اپنا تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ رہے تھے کہ لینڈنگ کی تیاری کے دوران کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یعنی ہر چیز ٹھیک نہیں ہے۔ دوبارہ غور سے سنیے، یہ الارم کی آواز پہلے وہاں پر نہیں تھی۔ Roger, Pakistan 830. Roger, Pakistan 830. ہم یہاں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایروپلین کے لینڈنگ گیئرز یعنی اس کے پہیے کھلے ہوئے نہیں ہیں اور پہیوں کو بغیر کھولے یہاں پہ لینڈنگ کرنے کی کوشش کی۔ پائلٹ کو یہ اندازہ ہوا کہ لینڈنگ گیئر کھلا ہوا نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں لازمی طور پہ یہ سوال آئے گا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ پائلٹ کو یہ علم ہی نہ ہو کہ لینڈنگ گیئر نیچے نہیں ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی وضاحت سے بیان کر چکا ہوں کہ پائلٹ ایک لیور کی مدد سے لینڈنگ گیئر کو نیچے کرتا ہے، لیکن سیفٹی والو کی وجہ سے، جو کہ ایئر بس 320 کا ایک سیفٹی پروسیجر ہے، یعنی ایک حفاظتی نظام ہے کہ اگر جہاز کی رفتار بہت تیز ہوگی تو باوجود اس کے کہ لینڈنگ گیئر کا لیور نیچے کیا جائے، لینڈنگ گیئر نہیں کھلے گا۔ Too low, gear. 40, Too low, gear. 30, Too low, gear. Too low, gear. 20, Too low, retard, gear. retard, Too low, gear. retard. اور دوسری مرتبہ جہاز کے رن وے کو چھونے کے بعد پائلٹ نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ گو اراؤنڈ یعنی دوبارہ سے جہاز کو اڑایا جائے اور اس طیارے کو دوبارہ سے لینڈنگ اپروچ پہ لے کے آیا جائے۔ آپ دوبارہ دیکھیے، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ رن وے کو ٹچ ہوئے، یہ پہلی مرتبہ، اور اس کے بعد یہ 7000 فٹ کی لمبائی پہ، یعنی پہلے ٹچ ڈاؤن 4500 فٹ کی لمبائی پہ ہوا رن وے کے اوپر، یعنی جہاں سے رن وے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے جو پہلا ٹچ ڈاؤن تھا، جو پہلا ہوائی جہاز کا زمین کو چھونا تھا، وہ 4500 فٹ کی دوری پہ تھا، اور دوسرا چھونا، دوسرا ٹچ ڈاؤن 7000 فٹ کی لمبائی پہ ہوتا ہے۔ اس رن وے کی کل لمبائی 11000 فیٹ ہے، یعنی یہ 11000 فٹ لمبا رن وے ہے کراچی کا 25L۔ تو اس مقام پر پائلٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انجنز کو فل تھروٹل یعنی پوری رفتار پر چلائے گا، لیکن 2 مرتبہ طیارے کے دونوں انجنز کانکریٹ کے رن وے کے ساتھ رگڑنے کی وجہ سے اندرونی طور پر بہت بری طرح ڈیمیج ہو گئے۔ طیارے کے انجن کے نچلے حصے اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیے جاتے کہ طیارے کو اس کے اوپر لینڈ کروایا جا سکے۔ اس کمپنی کے انجنز میں نیچے کی جانب ایک پرزہ لگا ہوا ہوتا ہے جس کا نام ہے ADG، ایکسیسری ڈرائیو گیئر باکس۔ یہ ایکسیسری ڈرائیو گیئر باکس انجن کے اندر بہت سے کام سر انجام دیتا ہے، جس کا مقصد فیول کو پمپ کرنا، کئی چیزوں کی لوبریکیشن کرنا اور مختلف گھومنے والے پرزہ جات کو ایک خاص رفتار سے چلانا ہے۔ مختصراً اس ADG پرزے کا کام صحیح مقدار میں فیول یعنی جہاز کے انجن کو ایندھن کی فراہمی ہے۔ جہاز کے دونوں انجنز جب رن وے کو ٹچ ہوئے تو اس سے ان کے ADG ایکسیسری ڈرائیو گیئر باکس کو شدید نقصان پہنچا، اور یہ نقصان اس وقت کئی گنا زیادہ ہو گیا جب انجن کو فوراً اپنے فل تھروٹل یعنی پوری رفتار پر کھولنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس طیارے کو زیادہ سے زیادہ بلندی پر لے جایا جا سکے تاکہ لینڈنگ کی دوبارہ کوشش کی جائے۔ اب آپ پائلٹ کی آواز سنیے جس میں ٹچ ہونے کے بعد Just free going around. پائلٹ نے گو اراؤنڈ کا اشارہ دیا۔ فرانسیسی ٹیم کے پاکستان پہنچنے کے فوراً بعد ان کے رن وے کے معائنے کے دوران میں ان کو یہ نظر آیا کہ رن وے پر 2 مختلف مقامات پر واضح طور پر انجن کے رن وے کے ساتھ رگڑنے کے نشانات موجود ہیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے بائیں جانب جہاز کا بایاں انجن رن وے سے ٹکرایا اور اس کے بعد دایاں انجن رن وے سے ٹکرایا۔ یہاں پر جہاز کے کسی بھی اور حصے کے زمین سے ٹکرانے کے شواہد نہیں ملے، اور جیسے ہی ٹیکسی وے ڈیلٹا سے آگے بڑھیں تو ایئرپورٹ کے آغاز سے 7000 فٹ کی دوری پر جہاز کے دوسری
मरतबा रनवे से टकराने के शवाहद इन निशानात को देखने से मिलते हैं और यहाँ पे बहुत वाज़ेह है कि तैयारे के दोनों इंजन इंतहाई तेज रफ्तार के साथ रनवे के साथ रगड़ खाने के बाद इंतहाई बुरी तरह मुतासर हो चुके होंगे। इस तस्वीर में जहाज के इंजन के रनवे के साथ रगड़ने के निशानात को बगौर देखा जा सकता है। टेक्निकल जुबान में इसको स्कैलिंग यानी रगड़ने के निशानात कहा जाता है। वाज़ेह रहे कि इंजन के रगड़ के निशानात और जहाज के पहियों के रगड़ के निशानात में बहुत वाज़ेह फर्क होता है। इस तस्वीर के बाएं जानिब हिस्से में जो निशान आप देख रहे हैं ये इससे पहले लैंड करने वाले किसी जहाज के पहिए के निशान हैं, जबकि तस्वीर के दाएं जानिब हिस्से में जो स्कैलिंग यानी रगड़ के निशानात हैं ये जहाज के इंजन के रनवे के साथ हाई स्पीड इम्पैक्ट यानी इंतहाई तेज रफ्तार तसादुम या रगड़ की निशानदही करते हैं। ये एयरबस 320 यानी A320 का कॉकपिट है यानी कप्तानों के बैठने की जगह, और इस तस्वीर में उस लेवर को देखा जा सकता है जिसके नीचे करने से लैंडिंग गियर खुल जाता है यानी जहाज के पहिए खुल जाते हैं और लॉक पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन याद रखिए अगर जहाज की रफ्तार 215 मील फी घंटा या 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा हो तो जहाज का लैंडिंग गियर नहीं खुलेगा। हवाई जहाज का ये फीचर उसके लैंडिंग गियर और लैंडिंग गियर्स के गेट्स यानी दरवाजों की हिफाजत के लिए होता है, क्योंकि 350 किलोमीटर फी घंटा या उससे ज्यादा की रफ्तार पर लैंडिंग गियर खोलने से लैंडिंग गियर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए तैयारों के अंदर ये सेफ्टी फीचर होता है कि उनका लैंडिंग गियर एक मखसूस रफ्तार से ज्यादा होने की बिना पर खुलता ही नहीं। जहाज के पहियों या लैंडिंग गियर सिस्टम के साथ किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं था। इस बात का सबूत इस वीडियो से हासिल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है जिसमें जहाज के पहिए नीचे हैं यानी खुले हुए हैं। और ऐसा क्यों कर हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जहाज ने अपनी पहली अप्रोच के दौरान में लैंडिंग गियर यानी पहियों को खोलने वाला लेवर नीचे कर दिया था, लेकिन चूंकि जहाज की रफ्तार बहुत तेज थी इसलिए वो पहिए पहले नहीं खुले। लेकिन रनवे से हिट होने के बाद जब वो जहाज दोबारा उड़ने की कोशिश कर रहा था इस दौरान में उसकी रफ्तार इतनी कम हो गई कि जहाज के कंप्यूटर ने लैंडिंग गियर यानी पहियों का लेवर खुले होने की वजह से ये पहिए खोल दिए। लैंडिंग गियर या पहियों का बहुत ज्यादा ड्रैग होता है यानी उनकी हवा में बहुत ज्यादा रगड़ होती है। इसी वजह से उन पहियों को उड़ान भरने के बाद बंद कर दिया जाता है ताकि जहाज अपनी रफ्तार और ऊंचाई बढ़ा सके। क्योंकि जहाज के पहिए इस मुकाम पर खुले हुए हैं इसलिए जहाज के लिए अपना एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ाना और रफ्तार बढ़ाना इसलिए भी दुश्वार हो रहा था क्योंकि उनके नीचे लैंडिंग गियर खुले होने की वजह से हवा का बहुत ज्यादा ड्रैग मौजूद था। ये कराची के दोनों रनवेज की स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें 25L देखा जा सकता है जिसकी लंबाई 11,155 फुट है और 25R यानी राइट यानी दाएं जानिब ये रनवे 655 फुट छोटा है और इसकी कुल लंबाई 10,500 फुट है। फ्लाइट PK8303 को ये दोनों रनवेज क्लियर करार दिए गए थे और इस तैयारे ने अपनी पहली लैंडिंग की कोशिश जो तैयारे के पहिए खुले न होने की वजह से पहली लैंडिंग या कहा जाए इंजन लैंडिंग में तब्दील हो गई, वो 25L 11,155 फुट लंबे रनवे पर हुई थी। हादसे के फौरन बाद मवासलाती तैयारे से हासिल की गई रनवे की इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि तैयारे के इंजन के रगड़ के निशानात दो मुकाम पर वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि तैयारे की लैंडिंग की पहली कोशिश जिसको हम इंजन लैंडिंग कहेंगे, तैयारा टैक्सीवे चार्ली से तकरीबन 500 फुट आगे यानी रनवे के आगाज से 4,000 फुट बाद पहली मरतबा जमीन को छुआ। उसकी वजह सरीहन यही थी कि जहाज का रेट ऑफ डिसेंट बहुत ज्यादा था लेकिन उसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा थी और तैयारा अपने आप को रनवे के इब्तदाई हिस्से में जमीन पर छूने में नाकाम रहा। हवाबाजी के कानून के मुताबिक हर तैयारे को रनवे के पहले 3,000 फुट के अंदर अंदर जमीन को छूना होता है और अगर कोई भी तैयारा इसमें नाकाम रहे तो इसको अनस्टेबल अप्रोच यानी तैयारे की गैर मतवाजन आमद कहा जाता है। ये वो मुकाम है जहां पर तैयारे ने या तैयारे के इंजन्स ने रनवे को हिट किया और उसके बाद तैयारा गो अराउंड के लिए दोबारा ऊपर उड़ा। Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. यहाँ पे आप दोबारा सुनिए गौर से कि जब पायलट कम्युनिकेट कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ, तो इस दौरान में आप इंजन्स के अपने मैक्सिमम अपने फुल थ्रॉटल पे खुलने की आवाज सुनिए। Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. Return left heading 110, climb 3000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3000. Climb 3000, Pakistan 8303.
यहाँ पर 110 का मतलब है ये डायरेक्शन है, यानी एयरप्लेन को, तैयारे को वापस 180 दर्जे पर घुमा कर के दोबारा उसी ILS अप्रोच के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे जहाज के कप्तान। यहाँ पर जहाज के इंजन्स को फुल थ्रॉटल पर खोल दिया गया, लेकिन तैयारे के इंजन्स में रगड़ की वजह से जो नुकसान हो चुका था उससे इंजन फ्लेम आउट यानी बंद होना शुरू हो गए। इंजन्स के अंदर आग लग चुकी थी क्योंकि सारा फ्यूल उन इंजन्स के अंदर जल रहा था। बुनियादी तौर पर इंजन्स फेल हो चुके थे। तो इस हादसे की वजूहात बहुत सी हैं, जिनमें SOPs को फॉलो ना करना, तैयारे की बुलंदी का बहुत ज्यादा होना, तो दर हकीकत तैयारे और तैयारे में सवार लोगों की किस्मत या आप कह लीजिए बदकिस्मती का फैसला 2:31 पर ही हो चुका था। क्या ये क्रैश इनएविटेबल था इस मुकाम पर? इनएविटेबल मतलब क्या हादसे को रोका जा सकता था? जी हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता था। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पहली वार्निंग दी और जब उसने दूसरी वार्निंग दी, उसके बाद ही तैयारे के कैप्टन को यह फैसला कर लेना चाहिए था कि वो लैंडिंग की कोशिश नहीं करेगा और गो अराउंड करके एक दूसरी अटेम्प्ट में जमीन पर लैंड करेगा। इनमें से किसी भी मुकाम पर, किसी भी जगह पर अगर गो अराउंड कर लिया जाता तो यह हादसा होने से रोका जा सकता था। क्या इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोई गलती शामिल है? जी हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इस बात पर इसरार करना चाहिए था कि आपकी हाइट, आपकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा बुलंदी पर हैं और इतनी बुलंदी से इतने कम फासले में रेट ऑफ डिसेंट बहुत बढ़ जाएगा, जिससे रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। अल्टीमेटली ये फैसला पायलट का होता है कि वो लैंड करेगा या गो अराउंड पे जाएगा। पायलट ने इस मुकाम पर लैंडिंग गियर मेल फंक्शन या पहियों के बारे में किसी किस्म के नुक्स की कोई निशानदही नहीं की, क्योंकि उस वक्त पायलट्स की पूरी कोशिश ये थी कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके जल्द अज जल्द इस तैयारे की बुलंदी कम की जाए। बुलंदी कम करने के लिए वो तैयारे को नोज डाइव पोजीशन में ले गए और नोज डाइव पोजीशन का मतलब है कि तैयारे की रफ्तार में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तैयारे को लैंड करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, उन तमाम हकाइक को, उन तमाम डेटा को देखते हुए जो उसके पास मौजूद था रेडार की मदद से। अगर काश उसने ये किया होता तो हो सकता है ये हादसा ना होता। इस बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जहाज के कप्तान को यह आगाह किया कि इस वक्त आपकी हाइट, इस वक्त आपकी ऊंचाई सिर्फ 2000 फुट है, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जहाज को 3000 फुट की बुलंदी पर जाने की हदायत जारी की थी, जिस बारे में अभी आप सुनेंगे कि पायलट ने कहा कि शायद वो 3000 फुट की बुलंदी पर नहीं जा पाएंगे। यहाँ आप को पायलट या पायलट की आवाज भी सुन सकते हैं। बैकग्राउंड में कॉकपिट के अंदर एक पायलट तैयारे को उड़ा रहा होता है और आमतौर पर जो दूसरा पायलट होता है वो कम्युनिकेशन यानी गुफ्तगू कर रहा होता है ATC के साथ। इस मुकाम पर पायलट को अंदाजा हो चुका था कि शायद तैयारे के इंजन पूरी ताकत मुहैया नहीं कर रहे। इसी दौरान में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस बारे में आगाह किया है कि आपकी बुलंदी तो 2000 फुट भी नहीं है। के जवाब में पायलट ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2000 फुट की बुलंदी को बरकरार रख सकें। यहाँ पे बहुत वाज़ेह है कि पायलट को भी इस मुकाम पर लामुहाला तौर पर अंदाजा हो गया था कि पहले टचडाउन के दौरान इंजन्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। लिहाजा जैसे ही पायलट को ये महसूस हुआ कि इंजन्स जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर काम करने के काबिल नहीं रहे, तो उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी आगाह करने की जरूरत नहीं समझी और तैयारे को फौरी तौर पर बाएं जानिब मोड़ना शुरू कर दिया ताकि वो दोबारा से रनवे तक पहुंच सके जल्द अज जल्द। और जैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रेडार ने ये जाहिर किया कि तैयारा बजाय सीधा जाने के ताकि वो ILS अप्रोच को पकड़ सके वो बाएं जानिब मोड़ रहा है, तो इस बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से इस्तफसार किया, आप बाएं जानिब क्यों मुड़ रहे हैं? इसके जवाब में पायलट ने क्या कहा, आगे सुनिए। यहाँ आपने सुना कि इस वक्त शायद पायलट बहुत ज्यादा मसरूफ थे अपने तमाम तर महारत, इल्म, तजर्बा और ट्रेनिंग को इस्तेमाल करते हुए जहाज को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। रिकवर मतलब जहाज जो उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। कंट्रोल से बाहर होने की वजह यही थी कि जहाज के इंजन्स में ताकत नहीं थी। इस बारे में पायलट ने आगाह किया कि हम दोनों इंजन्स खो चुके हैं।
میں نے کئی ویڈیوز میں اور کئی تبصروں میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہاز میں 2 انجنز ہوتے ہیں اور پائلٹ نے صرف ایک انجن کا کہا، لیکن یہاں آپ واضح طور پہ سن سکتے ہیں کہ پائلٹ نے آگاہ کیا کہ ہم دونوں انجنز کھو چکے ہیں. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. یہاں پہ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے خود سے یہ سوال کیا کہ جی آپ تصدیق کیجئے کہ اب آپ جب واپس آ رہے ہیں تو دوبارہ آپ بیلی لینڈنگ کی کوشش کریں گے. اس سوال کا یہاں پر کوئی مطلب ہی نہیں تھا. در حقیقت ایئر ٹریفک کنٹرولر ATC کبھی بھی پائلٹ کو ڈائریکٹلی اس کی کسی غلطی کے بارے میں نہیں ٹوکتا. یعنی ہوا بازی کے اندر ایک اسٹیبلشڈ پرنسپل ہوتا ہے، طیارے کے کپتان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ ہوتی ہے، اور ATC اس کو اس طرح سے کبھی بھی آگاہ نہیں کرتا آپ یہ غلط کر رہے ہیں. اس طرح کے الفاظ ایوییشن یعنی ہوا بازی میں کبھی بھی استعمال نہیں کیے جاتے. یہاں پر ATC کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے پہلی جو لینڈنگ کی تھی وہ بیلی لینڈنگ تھی. اس بارے میں ایک اور چیز جان لیجئے بہت اچھی طرح کہ جب بھی بیلی لینڈنگ کی جاتی ہے اس بارے میں طیارے کا کپتان پہلے سے ATC کو انفارم کرتا ہے اور رن وے کو بیلی لینڈنگ کے لیے مکمل طور پر تیار کیا جاتا ہے. Runway available to land at 25. یہاں پر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس بارے میں آگاہ کیا ہے کہ رن وے 25 اویلیبل ہے لینڈنگ کے لیے. Roger. Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. یہاں پر پائلٹ نے مے ڈے کا اعلان کیا. مے ڈے ایوییشن کے اندر، ہوا بازی کے اندر ایک بہت ہی خطرناک ٹرم ہے. مے ڈے کا مطلب ہوتا ہے طیارہ شدید خطرے سے دوچار ہے، یعنی ایک ایکسٹریم ایمرجنسی کی کنڈیشن ڈکلیئر کر دی جاتی ہے، اور ایک سٹینڈرڈ پروسیجر کے مطابق تمام موجود رن ویز کو اس طیارے کے لیے اوپن کر دیا جاتا ہے جو کسی بھی ہوائی اڈے پہ موجود ہوں، اور باقی کی تمام ایئر ٹریفک کو، یعنی آنے والے کسی بھی اور طیارے کو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہولڈ پر ڈال دیتا ہے، یعنی انتظار کرنے کو کہتا ہے اور اس کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ایسے موقع پر دا ٹاپ پرائیورٹی یعنی سب سے زیادہ اہمیت اس طیارے کی بن جاتی ہے جس کی طرف سے مے ڈے کی کال آئے. اس مقام پر غالباً طیارے کے دونوں انجنز فلیم آؤٹ ہو چکے تھے، یعنی ان میں آگ لگ چکی تھی. وہ کسی قسم کی کوئی تھرسٹ پروڈیوس نہیں تھے کر رہے. یہاں پہ کوئی ایک شخص ذمہ دار نہیں ہے. دیر آر چین آف ایونٹس. CVR یعنی کاکپٹ وائس ریکارڈر کے مل جانے کے بعد جو کاکپٹ کے اندر دونوں پائلٹس کی آپس میں گفتگو ہوئی، اس سے بھی یہ کنفرم کیا جا سکتا ہے، اس سے اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ پائلٹس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا. اسی طرح فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر یعنی FDR، جس میں فلائٹ کے حوالے سے ہر قسم کا ڈیٹا ریکارڈ کیا جاتا ہے، ہر ایک ملی سیکنڈ کے اوپر طیارے کے انجنز کی رفتار کیا تھی، اس کی ڈائریکشن کیا تھی، پائلٹس اس کو کیا کیا کمانڈ بھیج رہے تھے. کمپیوٹر میں فیڈ ان کیا جانے والا ہر قسم کا ڈیٹا FDR یعنی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور ان دونوں ریکارڈرز کو عرف عام میں بلیک باکس کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کا اصل رنگ سرخ ہوتا ہے. جی ویورز، اس میں کوئی شک نہیں 80% سے زائد حادثات کا ذمہ دار پائلٹ یا ایئر لائن کی نااہلی کو گردان دیا جاتا ہے. لیکن آج کی تحقیقاتی رپورٹ میں اگر ہم تمام نکات کو سمرائز کریں تو حقیقت ہمارے لیے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے. یاد رہے ویورز، یہ صرف ایک ایکسپرٹ اوپینین ہے، لیکن پاکستان کی ٹیمز اور فرانس سے آئی ہوئی ٹیمیں طیارے کے اس حادثے پر ابھی تحقیقات کر رہی ہیں. ان تحقیقات کے مکمل ہو جانے سے پہلے حتمی طور پر ایک فیصلہ سنا دینا درست نہیں، لیکن تمام تر شواہد کو دیکھتے ہوئے اور مختلف کڑیوں سے کڑیاں ملانے کے بعد اب ہم صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو رپورٹ آئے گی وہ ہماری اس تحقیقاتی رپورٹ میں مزید کیا اضافہ کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. اگر آپ کو یہ تحقیقاتی رپورٹ اچھی لگی تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا بٹن دبا کر آل کی آپشن کو کلک کر دیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بر وقت آگاہی ہو سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.